तो स्वागत है आप सभी का हिंदी उपवन के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली संपूर्ण हिंदी। तो कंटेंट की तरफ से आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, क्योंकि यहाँ पर अपन कंटेंट के साथ कोई कटौती नहीं करेंगे, क्योंकि क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। तो कुल मिलाकर के हम इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी। संपूर्ण हिंदी के अंतर्गत आपकी MPSI के अंदर पूछी जाने वाली हिंदी, जेल प्रहरी के अंतर्गत पूछी जाने वाली हिंदी, पटवारी में पूछी जाने वाली हिंदी और यहाँ तक कि आपकी MPPSC मेंस तक की हिंदी को अपन यहाँ से कवर करके चलेंगे। ठीक है, हिंदी आपकी क्या है, एक भाषा है और भाषा को सिर्फ और सिर्फ सीखा जा सकता है। यदि एक बार हम भाषा को सीख गए तो हम भाषा को बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और किसी व्यक्ति को सिखा भी सकते हैं। तो हिंदी हमारी एक भाषा है, इसको अपन विभिन्न विभिन्न प्रयोगों के साथ सीखेंगे। तो हिंदी पढ़ने का एक तरीका होता है, हिंदी सीखने का एक तरीका होता है। वो तरीका कुछ इस प्रकार से है कि हिंदी के अंतर्गत शामिल होने वाले सारे टॉपिकों को पढ़ने की एक प्रक्रिया होती है, उनको सीखने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के अंदर सबसे पहली स्टेज होती है हमारी परिभाषा। यानी कि हिंदी के अंदर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के अंदर हमको क्या पढ़ना पड़ेगी, उसकी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। तो परिभाषा के अंदर कोई सा भी टॉपिक यदि उठाते हैं हम, फॉर एग्जांपल यदि हमने वर्णमाला लिया तो वर्णमाला की सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगी, परिभाषा पढ़ना पड़ेगी, यानी कि परिभाषा सीखना पड़ेगी। तो परिभाषा अपन यहाँ पर किसी भी किताब की परिभाषा को शामिल ना करते हुए परिभाषाओं को बनाना सीखेंगे कि परिभाषा बनी क्या है। परिभाषा एक प्रकार का आपका निर्देश होता है और उस निर्देश को फॉलो करते हुए हमारा टॉपिक आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के हर एक टॉपिक की सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे, परिभाषा को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल वर्णमाला यदि हमने स्टार्ट करा है तो वर्णमाला की हम परिभाषा पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यदि हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, यदि हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं, यदि हम क्रिया पढ़ रहे हैं, यदि हम विशेषण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली स्टेज हमारी क्या होगी, परिभाषा। सर्वप्रथम परिभाषा को बनाते हुए चलेंगे, हम बनाते हुए सीखेंगे और बनाने के बाद में हम सेकेंड स्टेज के अंदर एंट्री करेंगे। सेकेंड स्टेज ये होती है कि हर एक टॉपिक का कवर करके चलती है, यानी कि शामिल होता है आपका क्या, प्रकार। हर टॉपिक के अंदर उसका क्या रहता है, प्रकार रहता है। तो पहले बात परिभाषा, परिभाषा के बाद सेकेंड स्टेज आती है हमारी प्रकार। तीसरे नंबर पर प्रकार कंप्लीट करने के बाद हमारे शामिल होते हैं उसके उदाहरण। इन तीन स्टेज को पार करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टॉपिक को पूर्णतः सीख चुके होते हैं। जब तक हम ये तीन स्टेज पार करके आते हैं तब तक हम क्या सीख चुके होते हैं, उस टॉपिक को पूर्णतः सीख चुके होते हैं। यहाँ पर हम हिंदी को सिर्फ और सिर्फ सीखने पर फोकस करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। हर टॉपिक को पढ़ने के तीन तरीके से अपन पढ़ेंगे। पहला उसका फॉर्म रहेगा, उसका रूप रहेगा आपका। 3 रूपों में हर टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। पहला रूप होगा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, दूसरा उसका स्ट्रक्चर्ड पार्ट रहेगा और तीसरे नंबर पर हम उसको ट्रिक के फॉर्म में समझेंगे। 3 रूप से अपन किसी भी टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हिंदी को हम सिर्फ और सिर्फ सीख सकते हैं, इसको ना तो हम रट सकते हैं, ना ही हम इसको मतलब कि बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। बोले हाँ भाई, अभी हम बोलते हैं क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये बैलेंस मात्र है। कुल मिलाकर के हिंदी आपकी एक महत्वपूर्ण भाषा है, क्योंकि हम भले से CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं, MP बोर्ड से पढ़े हुए हैं, या हम फॉर एग्जांपल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं, पर जिन लोगों के साथ हमें कम्युनिकेट स्थापित करना है, जिन लोगों से हमें बातचीत करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है। तो हिंदी आपकी एकमात्र ऐसी भाषा है जो सिलेक्शन के बाद भी आपके साथ में खड़ी रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब अपन चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। हिंदी के अंदर और हिंदी को पढ़ने की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है आपकी, और प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ के जो टॉपिक रहते हैं वो एक दूसरे से लिंक करके रहते हैं। टॉपिक हमारे एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो हम इसको एक क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ सकते हैं। यदि आप बोलते हो कि सर आज हमको आप रस पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, तो हम डायरेक्ट रस को पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका एक सीक्वेंस रहता है, इसका एक क्रम रहता है, और उसके बाद में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, लिंक रहता है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले अपन इंटर करेंगे वर्ण विभाग के अंदर। ठीक है, वर्ण विभाग के अंदर पढ़ेंगे हम वर्ण। और वर्ण किस प्रकार से, बोले वर्ण तो सर हमको आते हैं, हमको अ से ज तक अनारम नहीं आते क्या? हाँ सही बात है, आपको आते हैं। तो आपको आते हैं तो एक LKG UKG के बच्चे को भी आते हैं। कुल मिलाकर के अब हम सीखेंगे कि अ बना कैसे और ज्ञ बना कैसे। यहाँ पर अपन वर्ण को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है वर्ण विभाग। कुल मिलाकर के वर्ण विभाग के अंदर हम पढ़ते हैं वर्णमाला।
वर्णमाला के बाद में हम एंट्री करते हैं वर्ण से, फिर एंट्री करते हैं हम शब्द के अंदर कि किसी भी प्रकार के शब्द का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, वर्ण, जब तक हमें वर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक हम शब्द को बनाते नहीं सीख सकते। तो शब्द निर्माण की विधियाँ पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वर्ण विभाग। वर्ण विभाग को कंप्लीट करने के बाद में हम एंटर होते हैं शब्द विभाग में, और शब्द विभाग के अंतर्गत हम जैसे ही चलते हैं, शब्द विभाग के अंदर हम जैसे ही चलते हैं, तो शब्द विभाग के अंतर्गत सबसे पहले सीखते हैं हम शब्द निर्माण की विधियाँ, कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। शब्द निर्माण की विधि के अंतर्गत हमारे टॉपिक आते हैं। टॉपिक हमारी आती है सबसे पहले क्या, संधि आता है, समास आता है। संधि समास के बाद में हमारा आता है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इसके बाद में हम एंटर करते हैं वर्तनी वाले टॉपिक में, और उसके बाद हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह। यहाँ तक हम इन टॉपिकों के अंतर्गत शब्द निर्माण की विधियाँ पढ़ते हैं कि शब्द बना कैसे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो आगे हमारा संज्ञा सर्वनाम आता है। संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण आता है, क्रिया आती है। तो संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और लिंग वचन कारक, इनके अंतर्गत हम डायरेक्ट शब्दों को पढ़ते हैं। यहाँ से शब्द विभाग के अंतर्गत हमने शब्द निर्माण की विधि पढ़ी, फिर संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग वचन कारक के अंतर्गत हमने डायरेक्ट शब्दों को पढ़ा। अब इतना पढ़ने के बाद में हम योग्य हो चुके होते हैं कि हम वाक्य के अंदर इंटर करें कि आखिर वाक्य बनता कैसे है। हिंदी के अंतर्गत आने वाला एक पॉइंट जिसे हम नुक्ता कहते हैं, वो भी किसी न किसी नियम के तहत आया है, उसको हमने हमारे मन से उसको स्थापित नहीं करा है। तो यहाँ पर अपन सारे नियमों को समझेंगे, कुल मिलाकर के फिर अपन इंटर होंगे वाक्य के अंतर्गत। वाक्य के अंदर वाक्य निर्माण की विधियाँ पढ़ेंगे कि वाक्य आखिर बनता कैसे है, इसको भी अपन थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे, फिर इसको सूत्रात्मक रूप से पढ़ेंगे, फिर इसको अपन ट्रिक के फॉर्म से समझेंगे, और अंततः अपन वाक्यगत अशुद्धियों को दूर करने के नियम पढ़ेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। वाक्य पढ़ने के बाद अपन इंटर होते हैं किसके अंदर, वाक्य पढ़ने के बाद हम इंटर होते हैं काव्य के अंदर। काव्य के अंतर्गत आते हैं आपके रस, छंद, अलंकार, फिर आपकी आती है शब्द शक्तियाँ, फिर आपकी आती है काव्य सौंदर्य। इन सारे टॉपिकों को पढ़ने के बाद फिर हम आखिरी में पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास, कि हिंदी हमारी बनी कैसे। बोले आप इतिहास को स्टार्ट कर दीजिए स्टार्टिंग से, नहीं, इतिहास को अपन स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले हम उस हिंदी से परिचय प्राप्त करेंगे जो हमारे समक्ष है, फिर बाद में अपन उस यात्रा पर फोकस होंगे कि आखिर ये इस रूप में हमारे समक्ष आई कैसे। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं हिंदी के ऊपर कि आखिरकार हमारी हिंदी है क्या। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आपकी हिंदी क्या है। अब एक सीक्वेंस तो आपके माइंड में फिट करके रखना ही है कि हम किसी भी टॉपिक को यदि पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या होगा, आपका उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 3 स्तरों से पार करना होगा। पहला स्तर होगा आपका, क्या बताऊं, अभी आपको बताया था, पहला स्तर होता है आपका परिभाषा। जब तक हम किसी भी टॉपिक की परिभाषा नहीं पढ़ेंगे हम किसी भी टॉपिक में एंटर नहीं कर सकते। ये हमारा प्रवेश द्वार है, एंट्री पॉइंट है किसी भी टॉपिक के अंदर एंट्री लेने का। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, क्या बताऊँ, परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा के बाद हम पढ़ेंगे प्रकार। क्या पढ़ेंगे, प्रकार। और प्रकार के बाद हम कवर करेंगे उस टॉपिक के उदाहरण को, और उदाहरण कंप्लीट होते होते ही हमारे क्या हो जाती है बताओ, हमारा वो टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका होता है। अब इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हम पढ़ने निकले हैं हिंदी। क्या पढ़ने के लिए, यानी कि सीखने के लिए निकले हैं, क्या बताओ, हिंदी। अब आपसे पूछते हैं अपन कि हिंदी है क्या। सबसे पहले आपको जवाब देना है हिंदी है क्या। देखो, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आपको ये वीडियो अकेले कमरे के अंदर या कहीं पर भी एकांत जगह पर बैठ करके देखना है, ताकि मैं आपको बोलूं कि इस चीज़ को आपको या इस पॉइंट को आपको 5 बार बोलना है, तो आप 5 बार बोले उसे। 5 बार बोलोगे ना तो आपकी जो हिंदी है, हिंदी के वो टॉपिक जो रहेगा वो आपके मुंह पर चढ़ जाएगा। तो आपको मैं वास्तविकता में मेरा उद्देश्य यह है कि हिंदी जो है आपकी वो आपको मुंह जुबानी याद रहे, आपके हाथों में रहे। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना ही सफिशिएंट होगा कुल मिलाकर के हिंदी सीखने के लिए। क्योंकि यदि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसको भी हमें मैथ्स, रीजनिंग या अन्य सब्जेक्ट की तरह घंटों घंटों यदि प्रैक्टिस करना पड़े तो फिर हमने हिंदी के साथ क्या जीवन जिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, अभी आपसे मैंने पूछा कि हिंदी है क्या, तो एक बात को आपको माइंड के अंदर बिठाना है, 3 तो स्टेज, और दूसरा मैंने यदि आपको बोला है कि आपको इस पॉइंट को 5 बार बोलना है तो आपको 5 बार बोलना है। ये नहीं सोचना है क्योंकि यहाँ पर हिंदी है और हिंदी हमारी प्रायोगिक भाषा है। इसके अंतर्गत अपन विभिन्न प्रयोगों को करेंगे और प्रयोगों को करते हुए सीखेंगे। आपको इतनी बात समझ में आई। अब अभी तक आपने जवाब नहीं दिया मुझे कि हिंदी हमारी है क्या।
चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपने मन में जवाब दे दिया, यहाँ तक पहुँच गया है। हिंदी हमारी क्या है बताओ? हिंदी हमारी एक भाषा है। क्या है बताओ? हिंदी हमारी एक भाषा है। क्या है बताओ? भाषा है। तो अभी आपने बोला कि सर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए 3 स्तरों को पार करते हुए जाएंगे। तो अब आप सीखने के लिए निकले हो, क्या बताओ? भाषा। तो अब सबसे पहले भाषा सीखना है हमको, तो पहला स्टेज कौन सा पार करेंगे बताओ? परिभाषा। तो अब आप लोगों को परिभाषा बनानी है। आप जैसी भी बना रहे हो, जैसी भी बनाई है आपने, टूटी फूटी, सही गलत, वो ठीक है, आपके द्वारा बनाई हुई है, वो परिभाषा है। यहाँ पर अपन परिभाषाओं को बनाते सीखेंगे, ना कि कोई किताब खोल करके बैठे हैं और उसको बोल दें हमारी कि ये हमारी भाषा कहलाती है। नहीं, हम हमारे शब्दों के अंदर हर परिभाषा को बनाएंगे, ताकि इससे हमें क्या होगा? इससे हमें ना तो किसी भाषा, किसी भी टॉपिक की परिभाषा को रटना पड़ेगा, और ना ही उसको भूलने का सवाल होगा, क्योंकि उसको हमने याद ही नहीं किया तो भूल तो सकते नहीं, उसको हमने बनाया है, और बनाई हुई चीज़ें हमें क्या रहती है? याद रहती है। अब हमने बोला क्या बताओ? कि भाषा की आप लोगों को क्या बनानी है? परिभाषा बनानी है। तो भाषा की अपन सबसे पहले बनाएंगे क्या बताओ? परिभाषा। अब देखो, परिभाषा लिखने का एक नियम होता है, हालांकि इस वाले टॉपिक को मैं आपको पूर्णतः बताऊंगा कहाँ पर? विराम चिन्ह वाले टॉपिक में। पर आपको किसी भी टॉपिक की क्या लिखना है? परिभाषा लिखनी है, तो सबसे पहले आपको ओपन करना होगा क्या बताओ? इन्वर्टेड कॉमा। इसको बोलते हैं अपन अवतरण चिन्ह, या इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका इकहरा उद्धरण चिन्ह, और दूसरा होता है आपका दोहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह। ठीक है, इसके बारे में डिटेल अपन विराम चिन्ह वाले टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। अभी आपको कोई सी भी परिभाषा यदि लिखना है या बनाना है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा बताओ आपका? आप उसको उद्धरण चिन्ह से ओपन करोगे। अभी आप भाषा की क्या बनाने निकले हो बताओ? परिभाषा बनाने के लिए निकले हो। तो आपने बनाई परिभाषा। परिभाषा ये बनी कुल मिलाकर के व्यक्ति के मनोभावों। अब व्यक्ति हैं हम, हमारे भीतर क्या आते हैं बताओ? अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं। तो व्यक्ति के मनोभावों एवं व्यक्ति के मनोभावों एवं विचारों को, व्यक्ति के मनोभावों एवं विचारों को व्यक्त अथवा अभिव्यक्त, व्यक्त अथवा अभिव्यक्त, और इसको क्या बोल सकते हैं? इस शब्द को मैं एक भी शब्द बोर्ड पर लिखूं तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि वो हमारे माइंड में छप चुका है। व्यक्त, अभिव्यक्त, अथवा इसको बोल सकते हैं अपन प्रकट। व्यक्ति के मनोभावों एवं विचारों को व्यक्त, अभिव्यक्त अथवा प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम, एक सशक्त माध्यम हमारा भाषा कहलाता है। सशक्त माध्यम भाषा कहलाता है। ये हमने भाषा की क्या बनाई? परिभाषा बनाई। अब यहाँ पर हमने इसको परिभाषा को क्लोज करा। परिभाषा ये बनी हमारी कि व्यक्ति के मनोभावों एवं विचारों को व्यक्त अथवा अभिव्यक्त अथवा प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम हमारा भाषा कहलाता है। ये हमने क्या बनाई? इसकी परिभाषा बनाई। बोले हाँ सर परिभाषा बना दी, अब आप एंटर हो सेकंड वाले स्टेज में कि प्रकार बताओ हमको। नहीं, पहले अपन भाषा पढ़ेंगे अपन। तो ये जो भाषा है हमारी, ये भाषा की आपने परिभाषा बना दी। देखो, हर एक व्यक्ति की भाषा होती है। व्यक्ति यानी कि जीव बोल दो आप, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की अपनी अपनी क्या होती है? भाषा होती है। कुल मिलाकर के मान लो गाय है, तो गाय की भी अपनी क्या है बताओ? भाषा है। ठीक है, वो भाषा बोल नहीं सकती क्योंकि उसके पास में शब्द शक्ति नहीं है। ठीक है, प्रकृति ने ये शब्द शक्ति सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर किसको दी है? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को। और पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है बताओ? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है मानव। ठीक है, तो अब उनके पास में क्या नहीं है? भाषा नहीं है, पर मनोभाव उनके भीतर भी आते हैं, विचार उनके भीतर भी आते हैं, उनको व्यक्त करना है, अभिव्यक्त करना है। तो वो अपने शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उसको क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। गाय है मान लो, उसका बछड़ा है, बछड़े के प्रति उसके भीतर प्रेम उमड़ा है। अब वो तो बोल नहीं सकती कि तू मेरा आँखों का तारा है, ठीक है, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है। अब ये तो बोल नहीं सकती, पर उसको भी अपने प्रेम को क्या करना है? प्रकट करना है। तो वो फिर क्या करेगी बताओ? शारीरिक गतिविधियों के द्वारा, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करेगी अपने बच्चों की तरफ। बच्चे को चाटेगी, उसको सहलाएगी, उसको थोड़ा थोड़ा उसको सिर से ऐसे करेगी। जो भी उसको करने का तरीका है वो अपने प्रेम को प्रकट करेगी। तो वो उसकी अपनी भाषा हो गई, जिसके माध्यम से उसने अपने विचारों को प्रकट करा। अब अपन निकले थे भाषा।
तो अब यहाँ पर इसको एक प्रक्रिया बनाते हैं अपन, इधर परिभाषा लिखेंगे। आप पढ़ने के लिए निकले हो, क्या बताओ, पढ़ने अथवा सीखने के लिए निकले हो भाषा। भाषा अपन पढ़ने गए थे, तो ये जो हमारी भाषा है ये कैसे न कैसे तो बनी होगी। जस्ट एग्जाम्पल अपना शरीर है, तो अपना शरीर कैसे न कैसे तो बना होगा, छोटी छोटी इकाइयाँ होगी। कुल मिलाकर के उदाहरण के लिए मान लें कि हमारी जो शरीर है, ये हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। बोले सर कोशिकाएं फिर ऊतक आए, इस प्रकार से कोशिकाओं के बाद ऊतक बने, ऊतक के बाद अंग बने, अंग के बाद एक अंग बना, हाथ बने, पैर बने, नाक कान मुंह बने, और फिर हमारा शरीर बन गया। तो उसी प्रकार से ये जो भाषा है, इस भाषा की भी अपनी यात्रा रही होगी। तो कुल मिलाकर के अपन बात करें भाषा, तो भाषा है, तो जैसे आपने बोल दिया कि शरीर सर हमारा कोशिकाओं से बना है, तो उसी प्रकार से हमारी जो भाषा रहती है, वो भाषा जो बनती है वो बनती है हमारी वाक्यों से। भाषा हमारी किससे बनती है बताओ, वाक्यों से बनती है। वाक्यों के अंदर क्या, जैसे कि हमने बोला एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य, राम जाता है, मोहन खाता है, हम हंसते हैं, वे हमें अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे करके हमने क्या बनाए बताओ, वाक्य बनाए। अब वाक्य के अंदर ये भाषा के अंदर वाक्य है। तो कुल मिलाकर के यदि हमसे क्वेश्चन बने कि ये जो भाषा है, इस भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, तो भाषा की जो मूलभूत इकाई है वो होता है हमारा वाक्य। भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है, भाषा की मूलभूत इकाई होती है हमारा वाक्य। तो क्वेश्चन यहीं से क्रिएट हो जाता है कि भाषा की मूलभूत इकाई है, वो दे देंगे अपने को, वाक्य दे देंगे, शब्द दे देंगे, वर्ण दे देंगे, ध्वनि दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। तो क्वेश्चन यदि बनता है कि भाषा, तो भाषा की मूलभूत इकाई क्या है बताओ, वाक्य है। तो कुल मिलाकर के भाषा तो हम सीखेंगे जब सीखेंगे, 3 स्तरों को पार करेंगे जब तक करेंगे, लेकिन भाषा सीखने से पहले हमको क्या सीखना अनिवार्य है, वाक्य सीखना अनिवार्य है। और आपको पता है तीनों स्तर क्या पता है आपको, कि यहाँ पर स्तर ये पता है कि हिंदी के अंदर किसी भी टॉपिक को हमको सीखना है तो उसको हमें 3 स्तरों को पार करते हुए जाना पड़ेगा। तो आप हम सीखने निकले थे भाषा, पर हमारी गाड़ी आकर के रुक गई कहाँ पर बताओ, वाक्य पर। तो भाषा को जब सीखेंगे हम, उसके पहले तो हमको किसको सीखना पड़ेगा, उसके पहले हमको सीखना पड़ेगा वाक्य को। तो भाषा सीखने निकले थे हम, और गाड़ी आकर के रुकी हुई है हमारी कहाँ पर, वाक्य पर। अब वाक्य पर गाड़ी आकर के रुकी है, और आपको पता है हिंदी के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ने के 3 तरीके, क्या, परिभाषा, प्रकार और आपका क्या, उदाहरण। तो अब हम वाक्य को पढ़ने निकले हैं, तो वाक्य की सबसे पहले हमको क्या बनानी पड़ेगी बताओ, वाक्य की सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी परिभाषा। तो अब हम बनाने निकले हैं क्या बताओ, वाक्य की परिभाषा। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया है, हम रटी रटाई परिभाषाओं पर या किताबी भाषाओं पर फोकस नहीं होंगे। हम हमारे शब्दों में किसी भी भाषा को या किसी भी परिभाषा को बनाएंगे ताकि हम अच्छे से हिंदी भाषा को सीख सकें। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई, अब आपको बनानी है वाक्य की परिभाषा। तो अब आप बोलोगे वाक्य की परिभाषा, जो भी आपको टूटी फूटी आती है सब, ठीक है, बोलिए। गुड। अब देखो, वाक्य की परिभाषा बहुत अच्छी बोली आपने, जो भी थी रटी हुई थी या अभी आपने बनाई, जो भी बोली वो सही है। आप सही बोलोगे, गलत जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। थोड़ी कमियां रहती है तो उस कमियों को अपन यहाँ पर सुधार देंगे। क्या बोला आपने कि सर 2 या 2 से अधिक, बोले यही परिभाषा लिखते आए हम, तो वाक्य किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा लिखी थी हमने, तो यही याद है। हाँ तो ठीक है, इसी को अपन बढ़ाते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सार्थक, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने एक, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये आपने परिभाषा बनाई जो कि एकदम सही है, क्योंकि गलत जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, थोड़ी कमियां रहती है जिसको हम सुधार देते हैं। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया हमको। अब बात करेंगे अपन सार्थक पर, कि सार्थक क्या, सार्थक यानी कि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। क्या निकलता हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा शब्द। नहीं तो यहाँ पर लिखने भिड़े हम कि लो ये हमारा एक शब्द हो गया, बोले तो ये कोई शब्द नहीं होता है, जिसका कोई ना कुछ सार्थकता रखना चाहिए अपने आप में। खैर शब्द के जब शब्द पढ़ेंगे अपन तो इसके ऊपर खूब डिटेल में चर्चा करेंगे। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। और आपने उदाहरण दे दिया, उदाहरण बहुत बढ़िया दिया आपने कि राम जाता है, ये हमारा क्या है, बोले ये हमारा एक वाक्य है।
ये आपने उदाहरण दिया कि राम जाता है, हमारा एक वाक्य है, बोले इसके अंदर दो या दो से अधिक क्या है, हमारे सार्थक शब्द हैं और ये सार्थक समूह है, एक हमारा शब्दों का एक सार्थक समूह है। इसका एक अर्थ निकला है कि राम नाम का कोई व्यक्ति है और वो कहीं ना कहीं जाता है। ये हमने इसकी सार्थकता को सिद्ध कर दिया। तो बोले ठीक है, हाँ समझ में आ गई वाक्य। तो अब हमने लिखा था परिभाषा में कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर सार्थकता तो समझ में आ गई। एक जगह पर हमारी गाड़ी स्टॉप हो गई और उसे हमने बोला क्या, बताओ, शब्द। क्या बोला, बताओ, शब्द। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर, कुल मिलाकर के हम पढ़ने निकले थे भाषा, और भाषा जैसे ही पढ़ने निकले हमारी गाड़ी आकर के कहाँ पर रुक गई थी, बताओ, वाक्य पर। तो हम पढ़ने निकले क्या, बताओ, वाक्य। और वाक्य के अंदर हमने पहला स्तर पार करके दूसरे स्तर में जाने ही वाले थे कि गाड़ी आकर के हमारी कहाँ पर रुक गई, बताओ, शब्द पर आकर के रुक गई। तो कुल मिलाकर के हम कहाँ पर आकर के रुक गए, बताओ, शब्द पर आकर के रुके। तो वाक्य को जब पूरा करेंगे तब करेंगे, पहले तो हमारी जो गाड़ी जहाँ पर रुकी उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आपको पता है हम क्या पढ़ने निकले, बताओ, शब्द को पढ़ने निकले। तो कुल मिलाकर के शब्द जैसे ही हमने बोला, तो अब आपको पता है हिंदी के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या रहता है, आपका परिभाषा रहती है, प्रकार रहती है और उदाहरण रहता है। और टॉपिक आपका क्या हो चुका होता है, बताओ, कंप्लीट हो चुका होगा। कुल मिलाकर के ऐसे करके टॉपिक को हम पढ़ने वाले रहते हैं। तो अब हम पढ़ने निकले थे वाक्य पर, आकर के कहाँ पर रुक गए, बताओ, शब्द। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि अपन इस शब्द को यहाँ पर लिख सकें। अब देखो, अब अपन पढ़ने निकले हैं क्या, बताओ, शब्द। हमारी यात्रा एकदम से क्या हो गई, बताओ, डाइवर्ट हो गई। हम पढ़ने निकले हैं क्या, बताओ, शब्द पढ़ने निकले हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी अगली हेडिंग क्या बनी, बताओ, अगली हेडिंग बनी हमारी शब्द। तो कुल मिलाकर के अभी आपको पता है कि हिंदी के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या है, परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। ये बार बार मैं तब तक बोलूँगा जब तक ये आपके माइंड में फिक्स नहीं हो जाता। अब अपन बात करेंगे क्या, बताओ, शब्द। तो सबसे पहले अपन गए कहाँ पर, बताओ, शब्द के पास में। तो शब्द की हमको क्या बनानी है, बताओ, परिभाषा बनानी है। तो जिस प्रकार से आपने बहुत सुंदर परिभाषा किसकी बनाई थी, वाक्य की बनाई थी, उसी प्रकार से आपको शब्द की परिभाषा बनानी है। ठीक है, तो बनाओ। ठीक है, गुड। अब देखो, शब्द की परिभाषा बहुत अच्छी बनाई आपने कि सर दो या दो से अधिक, जैसे हमने यहाँ पर दो या दो से अधिक कुछ लिखा था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने एक सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये आपने परिभाषा बनाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने एक सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और आपने बहुत सुंदर सुंदर क्या दे दिए, बताओ, उदाहरण दे दिए। उदाहरण में आपने बोल दिया कि सर ये राम हमारा एक शब्द है, और उसी प्रकार से ये जाता भी हमारा एक शब्द है, ठीक है, और उसी प्रकार से ये घर भी हमारा एक शब्द है। इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल दिए, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने कि ये राम हमारा एक शब्द है, ये घर हमारा एक शब्द है, और इस प्रकार से आपने उदाहरण दिया कि ये राम और ये घर और ये जाता, ये हमारे शब्द हैं। इस प्रकार से आपने उदाहरण बताए, ठीक है। अब अपन पढ़ने निकले शब्द, जैसे तैसे अपन ने स्टेज पार करी थी, कौन सी, बताओ, परिभाषा वाला स्तर पार करा था, और हम सेकंड स्टेज में या सेकंड स्तर प्रकार के अंदर जाने ही वाले थे। और प्रकार के अंदर जाने ही वाले थे कि इस परिभाषा को पढ़ने निकले हम कि दो या दो से अधिक वर्णों। तो कुल मिलाकर के अब हमारी गाड़ी कहाँ पर आकर के रुक गई, वर्ण पर आकर के रुक गई। तो जैसे हमने शब्द बोला था, अगले स्तर पर आकर के हमारी गाड़ी कहाँ पर रुकी, बताओ, वर्ण पर रुकी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, परिभाषा वाला प्रकार पार करते हैं, उसके बाद उसके पहले ही हमारी गाड़ी आकर के कहाँ पर रुक गई, बताओ, वर्ण पर आकर के रुक गई। तो कुल मिलाकर के हम शब्द को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, उसके पहले तो हमको किसको पढ़ना अनिवार्य है, बताओ, वर्ण को पढ़ना अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर के अगली हेडिंग अब हमारी क्या बनी, अगली हेडिंग बनी हमारी वर्ण।
अगली हेडिंग बनी हमारी वर्ण। अब देखो यहाँ तक आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको वीडियो को पॉज करके इसको लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, बोले सर हमको तो पीडीएफ चाहिए। बोले हाँ, तो पीडीएफ के बारे में अभी मैंने कुछ विचार नहीं करा है। उसके पहले तो मैं पूरे टॉपिक को आपको यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा। उसके बाद में मैंने सोचा है कि टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उस टेलीग्राम चैनल को आप सभी को ज्वाइन करना है और फिर उसके ऊपर हैंड रिटन पीडीएफ या टाइप पीडीएफ, क्योंकि टाइप करने में मुझे समय लगेगा, तो जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं उसको टाइप करूंगा और फिर उसको टेलीग्राम चैनल पर अपन अपने शब्दों में स्वनिर्मित नोट्स, ना कि किसी किताबों को कॉपी करके किए हुए नोट्स, वो अपन अपलोड कर देंगे। उसके पहले तो आपके पास में ये शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, ताकि आप उन डिटेल नोट्स को ना पढ़ते हुए एग्ज़ाम के टाइम पर ये जो आपके स्वलिखित नोट्स हैं उस स्वलिखित नोट्स को ही पढ़ें आप। स्वलिखित जो आपकी बनाई हुई कापियाँ हैं उन सबको कुल मिलाकर के मैं पूरी की पूरी हिंदी को आपको बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कुल मिलाकर के यदि मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन कर सकता हूं तो आप इस वीडियो को पॉज कर करके आप लिख भी सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि इतनी चीज़ें तो हमारे माइंड में परमानेंटली फिक्स है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और सेकेंड स्तर है अपन पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर इस चैनल के अंतर्गत मैं आपको पूरे टॉपिक पढ़ा दूंगा, टॉपिक के साथ में टॉपिक उपलब्ध करवा देंगे और उसके पश्चात आपको एमसीक्यू तक उपलब्ध करवा देंगे। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको मार्केट से ये वाली किताब खरीदना है, वो वाली किताब खरीदना है, क्योंकि किताब भी द्वितीय स्तर आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पहले हम सीखेंगे, उसके बाद में जब अपन आधी हिंदी पढ़ चुके होंगे उसके बाद में मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा कि आपको ये किताब खरीदना है। ठीक है, बोले बीच में एग्जाम आ गए तो हमारे जो टॉपिक हैं जो पीडीएफ में उपलब्ध करवाऊंगा, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करवाऊंगा, वो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेंगे। आप पीएससी के मेंस लिखने वाले स्टूडेंट हो, आप एसआई देने वाले स्टूडेंट हो, पटवारी देने वाले स्टूडेंट हो, आप जो भी स्टूडेंट हो, आप बैंक की रूरल बैंक की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हो, फिर भी आप सभी को किसी भी एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, इतना आपको भरोसा करना पड़ेगा और वो भरोसा धीरे धीरे निर्मित होगा आपका जब आप 2-4 वीडियो देख लोगे। उसके बाद में अपनी गाड़ी कहाँ पर आकर के रुकी थी बताओ? वर्ण पर आकर के रुकी थी। तो अब अपन शब्द पढ़ते, शब्द वाला काम पूरा होता अपना तब होता, पर उसके पहले ही अब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ण पढ़ना पड़ेगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने को दूसरी परिभाषा लिखना है। तो अब अपन कहाँ पर आकर के रुके हैं? अब अपन आकर के रुके हैं वर्ण पर। तो अब अपन को वर्ण, अब आपको पता है कि हिंदी के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या रहता है? परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। तो अब अपने को वर्ण की क्या बनानी है? अब अपन को वर्ण की परिभाषा बनानी है। ठीक है, अब वर्ण की अपने को क्या बनाना है बताओ? परिभाषा, प्रकार और क्या बनाना है? उसके उदाहरण। तो यहाँ पर वर्ण की परिभाषा बनाएंगे अपन। तो वर्ण की परिभाषा क्या बनेगी? यहाँ तो आपने वाक्य की परिभाषा में शब्द को शामिल कर लिया था, भाषा की परिभाषा में वाक्य को बोल दिया था, शब्द की परिभाषा में आपने वर्ण बोल दिया। तो अब आपको वर्ण की क्या बनानी है? वर्ण की आप लोगों ने परिभाषा बनानी है। तो वर्ण की परिभाषा देखो अपन बनाते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या हो सकती है? तो वर्ण की परिभाषा हमारी क्या हो सकती है? मानव मुख से उच्चारित होने वाली, मानव मुख से उच्चारित होने वाली सार्थक, मानव मुख से उच्चारित होने वाली सार्थक मौखिक ध्वनि इकाई, जिसे हम चिन्ह के रूप में अंकित कर सकें, चिन्ह के रूप में अंकित कर सकें, उसे वर्ण कहते हैं। मानव मुख से उच्चारित होने वाली सार्थक मौखिक ध्वनि इकाई जिसे हम चिन्ह के रूप में अंकित कर सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। ये आप लोगों ने परिभाषा बनाई। अब देखो सबसे पहले बात करें अपन क्या? मानव मुख से। तो बोले हाँ, मुख तो पता है हमको। मानव मुख से उच्चारित होने वाली यानी कि बोली जाने वाली सार्थक मौखिक ध्वनि इकाई, इस पर फोकस होंगे अपन। सार्थक मौखिक ध्वनि, ठीक है, इकाई जिसे हम चिन्ह के रूप में अंकित कर सकें। और क्या बताओ? जिसे हम किसके रूप में अंकित कर सकें? चिन्ह के रूप में अंकित कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब सार्थक मौखिक ध्वनि इकाई, मान लो मैंने बोल दिया कि ऐसे करके मान लो मैंने ये अड़बड़ बोला जो है, ये क्या है बताओ?
ये मेरी मौखिक ध्वनि है। क्या है बताओ? ये मौखिक ध्वनि है। अब मौखिक ध्वनि तो है, पर ये क्या नहीं है बताओ? ये सार्थक नहीं है। और सार्थक नहीं होने के साथ साथ मैं इसे क्या नहीं कर सकता बताओ? इसको चिन्ह के रूप में अंकित नहीं कर सकता। तो ये मेरा क्या नहीं बन सकता बताओ? ये कभी भी हमारा वर्ण नहीं बन सकता, क्योंकि वर्ण होने के लिए हमें क्या होना चाहिए बताओ? इन दो शर्तों को, इन दो कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। तो अब आपने बोला क्या बताओ? एक तो सार्थक मौखिक ध्वनि और चिन्ह के रूप में अंकित। अब एक ये भैया आपने जो व्हाट्सएप पर 24 घंटे घूमते रहते हैं कि नहीं घूमते हैं, और ये सपरिवार रहते हैं, एक दो नहीं है, सपरिवार घूमते रहते हैं, तो क्या हम इसे वर्ण के रूप में अंकित कर सकते हैं क्या? तो इन भैया को भी वर्ण के रूप में अंकित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये चिन्ह तो है, ये चिन्ह तो है, पर भैया के पास में क्या नहीं है बताओ? सार्थक मौखिक ध्वनि नहीं है। बस इस कारण इसको भी अपन क्या नहीं बोल सकते बताओ? चिन्ह नहीं बोल सकते। इसको हम वर्ण नहीं बोल सकते। चिन्ह तो बोल ही दिया, क्या नहीं बोल सकते बताओ? वर्ण नहीं बोल सकते। बोले वर्ण बोलेंगे किसे? तो एक सार्थक मौखिक ध्वनि निकली। और एक और गाय है, मान लो जैसे कि गाय है, गाय रंभा रही है माँ करके, ऐसे करके मान लो गाय ने रंभाया। तो अब गाय के पास में भी क्या थी बताओ? ध्वनि थी, पर उसके जो रंभाने की आवाज़ थी उसे हम क्या नहीं कर सकते बताओ? उसको हम चिन्ह के रूप में अंकित नहीं कर सकते। तो वो जो ध्वनि थी उसे भी हम क्या नहीं बोल सकते बताओ? वर्ण नहीं बोल सकते। अब वापिस से आपने बोला कि राम जाता है राम घर, तो उसी प्रकार से इस राम में से आपने एक वर्ण उठाया, कौन सा बताओ? र आपकी एक क्या थी बताओ? सार्थक मौखिक ध्वनि थी, और उसके साथ साथ आपने इसे एक चिन्ह के रूप में अंकित भी कर दिया। तो इस कारण से इस र को अपन क्या बोल देंगे बताओ? वर्ण बोल देंगे। तो ये र और ये अ और ये हमारे क्या है बताओ? वर्ण है। अब अपन तो हिंदी भाषा को पढ़ने निकले थे। अब गाड़ी आकर के हमारी कहाँ पर रुकी थी? वर्ण पर। फिर अब हम गए कहाँ पर? वर्ण की परिभाषा में से एक शब्द उठ करके आया हमारा, क्या बताओ? ध्वनि। तो कुल मिलाकर के हमारी भाषा जो हमारी निर्मित हुई है वो इन स्तरों को पार करते हुए निकली है। ध्वनि तो क्या? ध्वनि जो बोल रहे हैं, गाय रंभा रही है, ध्वनि। हमारा जो अड़बड़ है वो ध्वनि। जो हमने र बोला वो ध्वनि। जो हमने शब्द बोला वो ध्वनि। हमारी वाक्य बोला वो ध्वनि। और जिसको भाषा के रूप में बोलते हैं वो ध्वनि। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। ध्वनि हमारी क्या है बताओ? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की मूलभूत इकाई तो क्या हो गई बताओ? वाक्य हो गई। तो भाषा हमारी बनी कैसे? हमारे भीतर से एक ध्वनि आई। ध्वनि को हमने क्या बनाया? वर्ण बनाया। फिर वर्ण को हमने क्या बोला बताओ? सब वर्ण से जोड़ करके शब्द बनाए, शब्द से मिलकर के वाक्य बने, वाक्य से फिर एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य, एक पैराग्राफ, चार पैराग्राफ, एक पन्ना, चार पन्ना, पांच पन्ने। इतना मोटा मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान साहित्य रच दिया। ठीक है। और इस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो कुल मिलाकर के आपने बोला क्या बताओ? भाषा की सबसे छोटी इकाई। हाँ, छोटी इकाई तो है, पर ये छोटी इकाई कैसी है? हमारी मौखिक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो क्या होती है बताओ? ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी, ये सबसे छोटी है आपकी, और ये भी क्या है बताओ? भाषा की सबसे छोटी। भाषा की क्या बताओ? सबसे छोटी। और सबसे छोटी क्या है आपकी? वर्ण जो है वो है हमारी सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी क्या है? ये लिखित इकाई है। और ये हमारी भाषा की सबसे छोटी क्या है बताओ? मौखिक इकाई है। क्वेश्चन बनता है भाषा की मूलभूत इकाई क्या है? तो क्या बताओगे आप? भाषा की मूलभूत इकाई हमारी वाक्य होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऑप्शन मिलेगा हमारा वर्ण, वाक्य, ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे बताओ? आपको वर्ण लगाना है, क्योंकि ध्वनि तो गाय के पास भी है, पर वो भाषा की इकाई नहीं बन पाई। ठीक है। वो ध्वनि भाषा की इकाई तभी बनेगी जब उसे हम लिखित रूप में अंकित कर सकें। ठीक है। तो ये हो गई ध्वनि। क्वेश्चन यदि डायरेक्ट बन जाए आपका कि भाषा की मौखिक इकाई क्या है, तो तब आप क्या बताओगे बताओ? भाषा की मौखिक इकाई हमारी कौन सी होती है? ध्वनि होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट बना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो क्या लगाओगे आप? वर्ण लगाओगे। क्वेश्चन यदि स्पष्ट बना कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है, तो क्या बताओगे आप? वर्ण बताओगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो, अब अपनी जो भाषा की शुरुआत होती है, भाषा को लिखित भी है, मौखिक भी है। ठीक है। तो अब अपन भाषा की सबसे अपनी स्टार्टिंग तो कहाँ से होती है बताओ? ध्वनि से होती है। छोटा बच्चा रहता है, वो अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है, फिर उन ध्वनियों में एक सार्थकता आती है धीरे धीरे, और वो भाषा बोलना सीख जाता है। तो कुल मिलाकर के ध्वनि बनी। ध्वनि से हमारा क्या बना बताओ? वर्ण। तो हमारी भाषा की स्टार्टिंग होगी कहाँ से बताओ?
वर्ण से होगी। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? वर्ण को पढ़ेंगे। वर्ण से फिर क्या पढ़ेंगे? शब्द पढ़ेंगे। शब्द से फिर वाक्य बनाएंगे। वाक्य के बाद में हम साहित्यिक रचना में यानी कि काव्य के अंदर एंटर करेंगे, रस छंद अलंकार, और फिर हम क्या करने लग जाएंगे बताओ? साहित्यिक रचनाएं करने लग जाएंगे। और इस प्रकार से हमारी भाषा का निर्माण हो जाएगा। ये भाषा की पूरी प्रक्रिया है। अब आप क्या बोला आपने? बताओ वर्ण। तो अब हमको पढ़ने का तरीका क्या है? बताओ वर्ण। तो सबसे पहले अब वर्ण को कितने स्तरों को पार करके जाना पड़ेगा? तो वर्ण कंप्लीट हो जाएगा, परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। तो अभी अपन कौन से वाले स्तर में घूम रहे हैं? वर्ण के परिभाषा वाले स्तर के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने वर्ण की क्या बनाई बताओ? परिभाषा बनाई। और आपने बहुत अच्छे बच्चे क्या दिए बताओ? उदाहरण दिए कि सर ये हमारा एक वर्ण है। क्या बोले? ये अवर्ण है, ये र वर्ण है, ये क वर्ण है। ऐसे करके आपने एग्जाम्पल दे दिए। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। अब बात करते हैं अपन हिंदी की, क्योंकि हमको ऑल ओवर क्या सीखना है? हमको हिंदी भाषा सीखना है इन सारी प्रक्रियाओं के बाद में। तो अब हमारी कुल मिलाकर के बात करेंगे अपन हिंदी की। तो हिंदी भाषा में अब अपन एंटर हो चुके हैं क्या टॉपिक में? किसके अंदर? वर्ण के अंदर। ये हमारी हिंदी में एंट्री थी और ये हमारी वर्ण के अंदर एंट्री है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं अपन हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या बताओ जरा कितनी होती है? हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या, क्वेश्चन यहीं से बना लेते हैं। और वर्णों से, संख्या से तो खूब ज़्यादा ही क्वेश्चन घूमते हैं, पर इसके ऊपर अभी अपन भले ही ऑल ओवर लिख रहे हैं, पर अपन इसके ऊपर और चर्चा करेंगे संख्याओं के ऊपर। तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है आपकी? हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी भाषा के अंदर वर्णों की संख्या आपकी 52 होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बने तो आपको डायरेक्ट 52 क्लिक होना चाहिए माइंड के अंदर, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डंके की चोट होनी चाहिए। 51, 52 कुछ भी नहीं आना चाहिए, 53, 51 कुछ भी नहीं आना चाहिए। हिंदी क्वेश्चन बना हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या, डायरेक्ट क्लिक होगा क्या बताओ? 52। ठीक है, अब अपन आगे चले। कुल मिलाकर के अब हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन सा? वर्णमाला। तो वर्णमाला पढ़ेंगे तो उस पूरी की पूरी वर्णमाला में हम यात्रा करेंगे किस पर बताओ? 52 वर्णों पर, कि 52 वर्ण बने कैसे। तो कुल मिलाकर के अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके ऊपर वर्णों पर चर्चा करता हूँ। हाँ ठीक है, अब देखो, अब अभी आपने क्या बोला कि हिंदी भाषा में क्या होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अब हिंदी भाषा के अंदर 52 वर्ण होते हैं। तो अब 52 वर्ण को कुल मिलाकर के इतनी स्पीड ला देना है हमको कि पूरे के पूरे 52 वर्ण मात्र 3 सेकंड में बोल सके। और वो स्पीड कब आएगी? जब मैंने आपको बोला कि आप इस वाली लाइन को 5 बार बोलो, तो आपको 5 बार ईमानदारी से बोलना है। मैंने बोला कि इसको 7 बार बोलो तो 7 बार बोलना है। तो हिंदी वर्णमाला कंप्लीट होते होते ये फ्लो आपकी जीभ पर आ जाएगा। कौन सा फ्लो? देखो, अ आ इ उ री, ए आई ओ अम ह, क ख ग घ इंग च छ ज ज इ ट ठ ड ढ अन, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, क्ष श श ह, अक्षत्र ज्ञ स्र और ढ। ये फ्लो आ जाएगा। मात्र 3 सेकंड लगेंगे आपको पूरी की पूरी वर्णमाला बोलने में। और ये वर्णमाला वाला टॉपिक खत्म होते होते आपको बच्चों वाली वर्णमाला भूल जानी है कि सर अ अनार का, आ आम का, ज्ञ ज्ञानी का। ऐसे करके आपको वर्णमाला नहीं बोलना है, क्योंकि ये तो LKG UKG और पहले का बच्चा भी बोल रहा है, वो भी यही बोल रहा है और हम भी यही बोल रहे हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या हो गया? उसको बिठा लो SI की एग्ज़ाम देने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब अ अनार के ऊपर फोकस नहीं होंगे। अब अपन पढ़ेंगे कि अवर्ण हमारा आखिर बना कैसे। तो कुल मिलाकर के बोले अ की जगह मान लो स्टार्टिंग में ज्ञ वर्ण लिखा होता कि नहीं लिखा होता, और हमको स्टार्टिंग से पहले से ही सिखाया जाता है कि इसको अ पढ़ना है, तो इसको अ पढ़ लेते हैं अपन। तो पढ़ लेते कि नहीं पढ़ते? तो कुल मिलाकर के पूरी वर्णमाला में यात्रा हमारी होने वाली है कि अ पहले कैसे आया। कुल मिलाकर के दैनिक जीवन के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले तो आप पूरी की पूरी वर्णमाला आपके फ्लो में आ जानी चाहिए। ठीक है, अभी नहीं आएगी मुझे पता है, पर आपको कम से कम पता तो रहे कि हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर ये वर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी अपन 52 वर्णों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले वो वर्ण हमें पता होने चाहिए। तो अभी मैं लिख रहा हूँ अ आ, फिर आएगा आपका ई, फिर आएगा उ री, ए आई ओ औ, फिर आएगा आपका प्लस। क्यों आ रहा है वर्णमाला वाले के अंदर, इस पर खूब डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या बताओ? अम और आहा। फिर जैसी मैंने बोर्ड पर लिखी है वर्णमाला, ऐसा का ऐसा सीक्वेंस आपको लिखना है। प्लस लिखा तो प्लस, लाइन चेंज करी तो लाइन। यदि मैंने 5 वर्ण लिखे तो 5 वर्ण ही लिखना है आपको, 7 लिखे तो 7 लिखना है, क्योंकि वो पड़ाव में है।
ठीक है, अब अपन बात करते हैं क, ख, ग, घ और फिर आएगा आपका अंगा। इसको अंगा बोलना है, ड कोई नहीं बोलेगा। क ख ग घ इंगा, च छ ज झ इया। फिर आएगा आपका ट ठ ड ढ अणा। अंगा है, ढ है, इया है, अणा है। इंगा इया अणा, ड ढ। त थ द ध न। फिर आएगा आपका प फ ब भ म। फिर आपका आएगा य र ल व, श क्ष स ह, अक्ष त्र ज्ञ स्र। फिर आएंगे आपके ड और ढ। ये कुल मिलाकर के आपके 52 वर्ण है। और वर्णमाला कंप्लीट होते होते एक बार फिर मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ कि ये फ्लो आपकी जीभ पर आ जाना चाहिए। और वो कब आएगा? जब आप मेरे इंस्ट्रक्शन को ईमानदारी से फॉलो करोगे। कौन सा वाला फ्लो? अ आ ई उ री ए आई ओ अम ह क ख ग घ इंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व, श श श ह, क्ष त्र ज्ञ स्र ड और ढ। मात्र 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है, और ये फ्लो आपकी जीभ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी अपन ने यात्रा देखी कि भाषा सीखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें सीखना पड़ेगी। और यहाँ से इन वर्णों के बाद में हमारे हिंदी का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला के बगैर आप संधि नहीं पढ़ सकते। संधि बगैर समास, समास के बाद फिर पूरे टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। तो इसके ऊपर अपन खूब चर्चा करने वाले हैं और खूब डिटेल हिंदी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिटर्न में नोट्स आपके पास उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, पर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको वीडियो को देना है, क्योंकि कंटेंट तो आप कहीं से भी उठा सकते हो। पर हाँ, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में, क्योंकि किताबी भाषा थोड़ी सी टफ होती है, अपने द्वारा स्वनिर्मित नोट्स को आपके पास उपलब्ध करवा दूंगा, जो आपकी डेली रूटीन की भाषा है। कुल मिलाकर के अब अपन पहले टॉपिक में एंटर होने वाले हैं, वर्णमाला। तो वर्णमाला को पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर में। ये हमारी हिंदी के अंदर एंट्री थी। इसके बाद में अपन वर्णमाला वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।